एनसीईआरटी की विज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे। यह अध्याय 6 है, सजीव विशेषताएं एवं विकास। यह अध्याय 6 जो है ये जीव विज्ञान की सीरीज है, क्योंकि हम जानते हैं कक्षा 6 का जो विज्ञान है ये 3 खंडों में विभक्त है। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस समय जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी को पढ़ रहा है, जिसका अध्याय 6 है और एनसीईआरटी की सीरीज है जो क्रमवार हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। इस सीरीज के अंत तक बनी रहेगा, क्योंकि आज हम सजीव के बारे में पढ़ेंगे, प्रजनन क्या है, एडॉप्शन क्या है, अनुकूलन क्या है, उसके साथ साथ आवास क्या है, इनको पढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी की सबसे अहम और महत्वपूर्ण सीरीज होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहाँ जरूरत पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसकी नोट्स, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से इसकी पूरी नोट्स आपको एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की मिल जाएगी। डे बाई डे सीरीज आपके लिए आती रहेगी और ये आपकी सरकारी नौकरी की रीढ़ की हड्डी है। और अगर हम बात करें तो यह एनसीईआरटी आपके लिए अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। आज एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे सजीव विशेषता एवं विकास। ये जीव विज्ञान की सीरीज है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सजीव। सजीव की अगर हम बात करें तो एक या कई कोशिकाओं से बने सभी प्राणियों को सजीव कहा जाता है। सजीव कहते ही आपके दिमाग में कई सारी बातें आ गई होंगी। सजीव कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखते, जैसे सांस लेना, प्रजनन करना, बढ़ना, विकसित होना, खाना, अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करना, प्रतिक्रिया करना। बातचीत का मतलब ये है अनुकूलन। आगे हम लोग इस तथ्य को समझेंगे, इस शब्द को समझेंगे कि सजीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करता है, मैंने उसके कैसे अनुकूल ढल पाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, सजीव की परिभाषा ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित को जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें सजीव कहा जाता है। सजीव अपने पर्यावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये लाइन आपको कई चीज़ों को अपने आप में डिस्कस करने के लिए मजबूर कर देगी। मनुष्य है, गाय है, जिराफ है, केकड़े हैं, सार्क, फेल, घोंघे, कीड़े, लाइकेन, पौधे, कवक, मूंगा, सूक्ष्म जीवाणु, सभी जीवित प्राणी, अर्थात ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। अब आपके सामने है सभी जीवित प्राणियों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनमें जीवन पाया जाता है। हमने सभी जीवित प्राणियों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनमें जीवन पाया जाता है। इसके विपरीत जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें निर्जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए चट्टान है, हवा है, पानी है, ये निर्जीव है, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। जीवित प्राणी जिन्हें सजीव कहा जाता है उन्हें परिभाषित करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे ग्रह पर जीवों की एक विशाल संख्या है और ये सभी जीव किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। सभी प्राणी निर्जीव से कई प्रकार से भिन्न है। जैसे पोषण, अगर हम पोषण की बात करें तो सजीव पर्यावरण से या अन्य प्राणियों से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ क्रिया, सजीव अन्य जीवित प्राणियों में निर्जीवों और पर्यावरण के साथ कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। जनन, एक ही प्रजाति के नए प्रकार के सजीवों को जन्म देने के लिए सजीव जनन की क्रिया करते हैं। मृत्यु, सभी सजीवों का अंत निश्चित होता है। जितने भी सजीव हैं सभी का अंत जो है वो निश्चित होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, सजीवों के लक्षण और विशेषता के बारे में बात करेंगे। सजीव की प्रमुख लक्षण क्या है? सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, मैंने जितने भी सजीव हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवित प्राणी के संगठन की मूल इकाई कोशिका होती है। इसका मतलब है कि सबसे जटिल प्राणी जैसे स्तनधारी से लेकर सबसे सरल जैसे बैक्टीरिया तक सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होगी, जो पहली लाइन यहाँ पर कह रही है कि सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। हालांकि उनकी कोशिकाओं में जटिलता के विभिन्न स्तर होते हैं, कुछ सरल होते हैं और कुछ अधिक जटिल होते हैं। इसी कारण वे अलग अलग कार्य करते हैं। उनकी रचना, आकार और अंग अलग अलग होते हैं। अब सभी सजीव सांस लेते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। अच्छा, ज़रा बताइए पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं? पेड़ पौधे तो सजीव हैं, इसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सभी जीवित प्राणियों का एक महत्वपूर्ण कार्य श्वसन होता है। श्वसन के माध्यम से जीव कई प्रकार की गैस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अपने शरीर में अंदर लेते हैं, फिर कुछ अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर भी निकालते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधे सभी प्रजनन करते हैं। सजीव जो है प्रजनन करते हैं, मैंने सभी सजीव प्रजनन करते हैं, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। प्रजनन यकीनन जीवित प्राणियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रजनन से ही कोई भी सजीव अपनी आगे की पीढ़ी को पैदा करता है या नए सजीव बनता है। सजीव में प्रजनन दो तरह से होता है, अलैंगिक और यौन रूप में। अब इनको भी पढ़ेंगे कि ये अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, यौन रूप से कैसे होता है। तो सजीव प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकारों को हम लोग क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रकार है यौन प्रजनन,
यौन प्रजनन अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, वरना इसकी पीडीएफ में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रजनन है जो बैक्टीरिया, आर्किया और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कवक में, कई प्रकार के पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। सजीवों में उपापचय होता है। अब उपापचय क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मैंने सभी सजीव जीव भोजन और पोषण तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वे अपने कार्यों और गतिविधियों को करते हैं। भोजन के बिना इनका बढ़ना और विकसित होना संभव नहीं है। माने भोजन के बिना अगर हम बात करें तो इनका बढ़ना और विकसित होना संभव नहीं है। सजीवों में विकास होता है। सजीवों में क्या होता है? विकास होता है। सभी जीवित चीज़ों में विकास करने में सक्षम होती हैं। सभी जीवित चीज़ें विकास करने में सक्षम होती हैं। वृद्धि किसी भी जीव के आकार में वृद्धि करने की क्षमता होती है। हर जीव पोषक तत्व, भोजन, पानी इत्यादि का प्रयोग करके एक निश्चित वृद्धि तक विकास करता है। अब हम और आगे चलते हैं। सजीवों के एक जीवन चक्र से गुजरना, माने सभी सजीव, प्रत्येक जीवित प्राणी एक जीवन चक्र का पालन करते हैं। यह चक्र उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। हर प्राणी का जीवन चक्र एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि कुछ जीवित चीज़ें लंबे समय तक जीवित रहती हैं और धीमी गति से जीवन व्यतीत करती हैं, जबकि कुछ अन्य जल्दी मर जाते हैं। आइए, प्रत्येक जीवन चक्र में निम्नलिखित चरण होते हैं, उन चरणों को भी हम पढ़ने का प्रयास और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन और लिंक आपको मिलती रहे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब जन्म की बात करें, दुनिया में एक प्रजाति के एक नए जीव की उत्पत्ति या तो गर्भ से या अंडे से या पूर्वजों की कोशिश से होती है। अर्थात प्रत्येक सजीव का जन्म किसी न किसी प्रकार से होता है, यह आप भी जानते हैं। विकास की अगर हम बात करें तो जन्म के बाद हर सजीव में किसी न किसी प्रकार का विकास होता है, जैसे शरीर का बढ़ना, नए अंगों का बढ़ना, चलना, पर्यावरण से बात करना। अच्छा, पर्यावरण से बात करने का मतलब क्या है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा, जो लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं या इसे देख रहे हैं। प्रजनन, यह वह चरण है जिसमें सजीव अपने जैसे नए सदस्यों को दुनिया में लाते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु, प्रत्येक सजीव एक समय के बाद बूढ़ा हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। सजीवों के जीवन चक्र का यही अंतिम चरण होता है। यही क्या होता है? सजीवों के जीवन चक्र का यही अंतिम चरण भी होता है। और आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे सजीव कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम सजीव या तो एक पौधे या एक जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आगे चलकर सजीवों के प्रकार के बारे में कई खोजें हुई। उनके आधार पर सजीव को कई प्रकार से विभाजित किया। जैसे कोशिकाओं के आधार पर हम सजीवों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। जब हम एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं, जिनके शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और सूक्ष्मजीव, ये एक कोशिकीय कहलाते हैं। ये एक कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव, जिनके शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे इंसान, जानवर, मुर्गियाँ, पेड़, मछली, ये बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम सजीवों का वर्गीकरण जगत के हिसाब से करें तो ये भी 5 प्रकार के होते हैं। आइए इस हेडिंग को भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर भी लीजिए। मुनेरा जगत, जिसमें बैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल, जिससे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये हो गया आपका पहला। दूसरा है प्रास्टिस्टा जगत, जिसमें प्रोटोजोआ और विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। तीसरा है कवक जगत, इसमें मोल्ड, मशरूम, खमीर, फफूंदी आदि पाए जाते हैं। चौथा है पादप जगत, इसमें सभी प्रकार के पौधे, फूल आदि पाए जाते हैं। अब पढ़िए पादप कोशिका किसे कहते हैं। अब आपको आगे भी पढ़ना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि पादप कोशिका किसे कहते हैं। अब पांचवा जो है वो जंतु जगत है। इसमें कीड़े, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जैसे जीव पाए जाते हैं। जानिए जंतु कोशिका किसे कहते हैं। हम ये जानेंगे कि जंतु कोशिका किसे कहते हैं। आगे की सीरीज में पढ़ेंगे, वैसे आप बताइएगा क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज लगातार बढ़ती रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए। माने 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में हम लोग को कम्प्लीटली पूरी पढ़नी है। अब आगे है आवास और अनुकूलन। अब यहाँ पे देखेंगे आवास और अनुकूलन, वह स्थान जहाँ एक जीव रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। मैंने वह स्थान जहाँ जीव रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। आवास में 2 घटक होते हैं, जैविक सजीव और अजैविक निर्जीव। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। जीवित घटकों में मानव और अपघटक सहित पादप जंतु शामिल होते हैं। आवास को प्रभावित करने वाले सभी जीव को जीवित रहने के लिए कई अजैविक कारक तापमान, प्रकाश, जल, वायु और
मृदा है। माने आवास को प्रभावित करने वाले जीवों को जीवित रखने के लिए कई अजैविक कारक तापमान, प्रकाश, जल, वायु और मृदा है। आइए अब हम और आगे देखते हैं। हमने देखा पादप और जंतु ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें विशिष्ट आवास में जीवित रहने में सहायता करते हैं। इसे अनुकूलन कहा जाता है। इसे अनुकूलन कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न आवासों के माध्यम से यात्रा। विभिन्न आवासों के माध्यम से यात्रा। जल में रहने वाले जीवों को जली कहा जाता है। जल में रहने वाले जीवों को जली कहा जाता है, जबकि भूमि में रहने वाले जीवों को स्थली कहा जाता है। जल में रहने वाले जीवों को जली कहा जाता है, जबकि भूमि में रहने वाले जीवों को स्थली कहा जाता है। आवास के आधार पर जंतु जली, जल में रहने वाले, स्थली भूमि में रहने वाले, जल स्थली भूमि और जल दोनों में रहने वाले, वृक्षवासी पेड़ों पर रहने वाले हो सकते हैं। यह आपने सुन लिया, इसको भी एक एक करके पूरा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अपघटक जीवाणु और कवक जैसे जीव हैं जो पादप और जंतुओं के क्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। विषम पोषी जीव क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे अपघटक पढ़ लिया, विषम पोषी जीव माने जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि जंतु, उन्हें हम विषम पोषी जीव कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे लिख लें या इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। उद्दीपन क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। उद्दीपन के बारे में भी हम आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, जब रात्रि में हम रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं, तो उद्दीपन का ही उदाहरण है ना। अब हम उत्सर्जन पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव में कोशिका उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट उत्पाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बनते हैं, उसके शरीर के लिए निरर्थक एवं हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से निष्कासित करने की जैव क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। निम्न श्रेणी के अनेकानेक जंतु अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित करते हैं। अनेक उच्च श्रेणी के अकशेरुकी तथा कशेरुकी प्राणियों में इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जो सम्मिलित रूप से संबंधित प्राणी में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम में उत्सर्जन कहते हैं। आइए उत्सर्जन तंत्र का एक हम डायग्राम, एक छोटा सा चित्र देखते हैं। यह है उत्सर्जन तंत्र। इसके बारे में आगे की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। अब हम बात करते हैं आवास। आवास का नाम लेते ही आपके दिमाग में आपके घर के चित्र बन गई होगी। इसी तरह प्रत्येक जीवों का भी अपना आवास होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी आवास स्थित हैं वह सभी प्राकृतिक आवास जीव मंडल के भाग हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी परिवर्तनशील है। पृथ्वी हमारी कैसी परिवर्तनशील है, जिसके कारण प्राकृतिक आवास में परिवर्तन होते रहते हैं। लगभग अरबों वर्षों से प्राकृतिक आवास में अनेकों प्रकार के जीव की प्रजातियां भी आती रही हैं और समाप्त होती रही हैं, जिनके रहने का माहौल अलग अलग था। किसी भी आवास के परिवेश में जंतुओं का विशेष रूप से निर्मित शरीर उन्हें जीवित रखने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए तालाब मछली का निवास स्थान है, हमारा घर हमारा निवास स्थान है, हम एक पेड़, एक चिड़िया के लिए एक निवास स्थान है, हम माने हमारा घर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यह देख लिया। अब हम आवास के प्रकार भी देख लेते हैं। इन आवास के प्रकार को ध्यान से देखिए, इनके बारे में क्या क्या समझते हैं, क्या क्या जानते हैं बताइए। ये ध्रुव की बात कर रहा है, ये पोलर की बात कर रहा है, ये फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, एरिड की बात कर रहा है, ये कोस्टल की बात कर रहा है, फॉरेस्ट की बात कर रहा है, अर्बन की बात कर रहा है। इन सभी आवासों के बारे में आप क्या समझते हैं, इन आवासों को किस तरह से आप व्याख्या कर पाएंगे, इनके बारे में अगर एक एक लाइन लिखनी हो तो किस प्रकार, या 5-5 लाइन लिखनी हो तो कैसे लिख पाएंगे। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि जीव के स्थान के आधार पर आवास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? जलीय आवास है, स्थलीय आवास है और वृक्षीय या वायवीय आवास। इन दोनों आवास को आप जानते हैं और तीनों आवासों के बारे में आप पढ़ और लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जलीय आवास पढ़ेंगे, एक्वेटिक हैबिटेंट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हैबिटेंट इनका देख लीजिएगा। अब आपको चित्र देख कर ही समझ में आ जाएगा, हाँ ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये जलीय आवास है। अब जलीय आवास के चित्र देखने के बाद अब ध्यान से सारे चित्र को देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी चित्र पर भी है, चित्र भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि याद रहते हैं, कलरफुल भी हैं। अब ये बताइए क्या है, ये सब एक बार देख लीजिए। इन चित्र को देखने के बाद आपके दिमाग में इस प्रश्न के उत्तर अपने आप आ जाएंगे कि जलीय आवास क्या है, ये कैसे सर्वाइव कर पाते होंगे।
अब यहाँ देखिए, ऐसा आवास जिनमें मछली और अन्य जलीय जीव जंतु जल में रहने वाले जीव निवास करते हैं उसे हम जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास के अंतर्गत झीलें, पानी के स्रोत, तालाब, समुद्र और नदियाँ इत्यादि आते हैं। जलीय आवास में मछली और अन्य प्रकार के जल में रहने वाले जीव जंतु निवास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब अब हम स्थलीय आवास की तरफ बढ़ते हैं। अब स्थलीय आवास को आपको चित्र देखते ही आपके दिमाग में सारी बातें आ गई होंगी। हाँ ये है। अच्छा, नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी पीडीएफ में या अन्य फॉर्मेट में नोट चाहिए। ऐसा आवास जहाँ पर मनुष्य और अन्य स्थलीय जीव निवास करते हैं उन्हें हम स्थलीय आवास कहते हैं। इस आवास के अंतर्गत जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि आते हैं, जिसमें ज़मीन ऊपर होता है और इस पर जीव जंतु रहते हैं। आइए हम लोग इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा इस चित्र की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। देखिए ये पीला कलर, इसका मतलब रेगिस्तान दिखा रहा है। यहाँ देखिए, ये ध्रुव दिखा रहा है। ये कैसे क्षेत्र दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। ये अलग अलग जो टुकड़े में ये अलग अलग ये पर्वतीय क्षेत्र दिखा रहा है। इस तरह से इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो ये ऊंचाई नीचाई के आधार पर ये दिख रहे होंगे आपको। अब हम और आगे चलते हैं। अब वृक्षी या वायवीय आवास, एरियल हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट, ये वृक्षीय आवास क्या है? इसमें कीड़े मकोड़े, चिड़ियाँ, चमगादड़ इत्यादि जैसे जीव हवा और वृक्षों पर निवास करते हैं। सामान्यतः वायु में रहने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, परंतु कुछ उड़ने वाले जीव वायवीय प्रवेश के लिए अनुकूल हो गए हैं। अब हम देखते हैं अनुकूलन। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने की योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे एडॉप्शन के नाम से जानते हैं। आइए एडॉप्शन को समझने का प्रयास करते हैं। अनुकूलन में जीव जंतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध परिवेश या पर्यावरण को अपनाकर उस परिवेश के अनुसार खुद को ढालकर उस परिस्थिति में रहते हैं। जीव जंतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध होने वाले परिस्थिति को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं और उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो यह भी अनुकूलन को समझने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। हम परिस्थितियों के आधार पर खुद को ढालकर अपने आप को जिस तरह बचा के, ठंडी में स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी में हम हल्के पतले कपड़े पहनते हैं, बरसात में हम रेनकोट पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के सामने, परिवेश के सामने अपने आप को ढाल पाते हैं। तो यही हमारा क्या है, अनुकूलन है। सभी जीवों अर्थात जीव जंतु में कुछ विशेष रचनाएँ होती हैं जिनके कारण यह उपलब्ध होने वाले परिवेश में रहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने रहने के लिए अलग अलग परिवेश को अपनाकर उसमें रहने के लिए अंकुलित हो गए हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा, पौधों की तरह जीव जंतुओं को भी विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु इन कठिनाइयों को अपनाकर विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने के लिए अनुप्रेरित होते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष अलग होंगे, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष अलग होंगे, पादप अलग होंगे, जल में पाए जाने वाले पादप अलग होंगे, मरुस्थल में पाए जाने, तो इस तरह से इनमें भी वही परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। अब हम एक एक करके अनुकूलन के प्रकार को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अनुकूलन के प्रकार को। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। अब हमने देखा कि जो अनुकूलन के प्रकार, इसमें जलीय अनुकूलन है, एक्वेटिक एडाप्शन है, डेजर्ट एडाप्शन है, एर्बोरियल एडाप्शन है, एरोबरियल और टेरेस्ट्रियल है, माउंटेन। तो यहाँ पर पर्वतीय, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जल में रहने के लिए लोग कैसे अनुकूल रहेंगे, मरुस्थल में रहना हो तो कैसे रहेंगे, वृक्ष में मतलब एक ही जानवर, क्या एक ही व्यक्ति या एक ही वृक्ष, क्या इन सभी जगह पर अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जल में रहने वाले जीवों की अलग विशेषता होगी, मरुस्थल में रहने वालों के लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी होगा। मरुस्थल में धूप, गर्मी, पानी की कमी, वृक्ष पे रहने वाले, तो सबकी अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग जलीय अनुकूलन पढ़ेंगे। एक्वेटिक एडाप्शन में, इसमें हम देख पा रहे होंगे मछली है, व्हेल है, डॉल्फिन है, तो ऑक्टोपस है। अब ऐसे जीव जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हो गए, वे सभी जीव जलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। मछलियाँ समुद्री जीव हैं जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अभी देख रहे हैं, कछुआ भी देख रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा होगा ना कि अब मरुस्थलीय अनुकूलन में क्या है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये है मरुस्थलीय कछुआ है, ऊँट है। अब ऐसे जो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, वे सभी जीव मरुस्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं।
मरुस्थल में रहने वाले सभी जीव जंतु में अपने आप को उसी के अनुसार अनुकूलित कर लिया। मरुस्थल में रहने वाले जीव बिना पानी के रहने, पानी का संरक्षण करने, ऊंचे तापमान में रहने, सतह से बचने के तरीकों को अपनाकर अपने आप को मरुस्थल के अनुकूलित कर लिया है। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को कृंतक के नाम से भी जाना जाता है। ये रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। वैसे मरुस्थलीय अनुकूलन के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षण को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे मरुस्थल में रहने वाले जंतु सूखे बीज खाते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ मरुस्थलीय जो जमीन में गहरी सुरंग खोद कर रहते हैं जिससे सूर्य की सीधी रोशनी से बच सकें। मरुस्थल में रहने वाली छिपकली अपने लंबे और पतले पैरों का प्रयोग करते हुए अपने शरीर का संपर्क भूमि से नहीं होने देती। मरुस्थल में रहने वाले जीव अपने शत्रु से बचाव के लिए सुरक्षात्मक रंगों और शरीर पर पाए जाने वाले कांटों का प्रयोग करते हैं। मरुस्थलीय जीव अपने लंबे और गद्दीदार पैरों की सहायता से भोजन और पानी की तलाश दूर दूर तक आसानी से घूम कर लेते हैं। आगे बताएं, वृक्षीय अनुकूलन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ऐसे जीव जो वृक्षों पर रहने और चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, वे सभी जीव मरुस्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षीय अनुकूलन के अंतर्गत आने वाले जीव पेड़ों पर ही रहते हैं, चलते हैं, शिकार करते हैं और अन्य क्रिया भी कर लेते हैं। आप इन चित्र को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अब वृक्षीय अनुकूलन के कुछ लक्षण भी जान लेते हैं। पहचान रहे हैं कौन है? बंदर मामा। वृक्षीय अनुकूलन में रहने वाले जीवों के शरीर मजबूत होते हैं और इनके पैरों की मजबूती भी शरीर को ऊपर चढ़ने उतरने में सहायता प्रदान करती है। वृक्षीय अनुकूलन वाले जीव अपने विकसित पंजों से अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं। वृक्ष पर चिपकने वाली मेढक के अंदर चिपकने वाली गद्दी पाई जाती है जिसकी सहायता से आसानी से चढ़ते उतरते हैं। अब स्थलीय अनुकूलन की बात करते हैं, जहाँ पे हम और आप रहते हैं। तब इसमें आप वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसे जीव जो स्थल पर रहने और चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, वे सभी जीव स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। इन जीवों के अंदर मनुष्य भी एक ऐसा जीव है जो स्थल पर निवास करता है, जो कहाँ पे स्थल पर निवास करता है। अब हम अगला है पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन। अब पर्वतीय क्षेत्र का अनुकूलन हम लोग पढ़ लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी पर्वत पर रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। पर्वत पर रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर पर मोटी चमड़ी वाली खाल होती है, उस पर अधिक मात्रा में बाल होते हैं क्योंकि वहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, उसके लिए अब इनके शरीर पर ये बाल उन्हें गर्म रखने कार्य करते हैं, जो ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर नहीं होने देते। पर्वतीय क्षेत्र पर पाई जाने वाली बकरी खुर मजबूत होते हैं। बकरी के खुर पहाड़ों पर चढ़ने उतरने में उन्हें काफ़ी मदद करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले तेंदुओं के पैर व उंगलियों सहित पूरे शरीर पर मोटे और रोएदार बाल पाए जाते हैं, उसे पर्वतीय क्षेत्रों बर्फीले क्षेत्रों को गर्म रखने का कार्य करते हैं। अब जैव घटक की बात करेंगे। जैव घटक में अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे और जंतु दोनों होते हैं। जैव घटक में बात करें तो उपभोक्ता जंतु जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक जो होते हैं हरे पेड़ पौधे, माने ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पर जो आश्रित होते हैं, पादपों पर जो आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। कंज्यूमर होते हैं ये, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं ये उस पर। और इसमें देखिए जो इस पर सीधा निर्भर होते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। जो इन पर आश्रित वो मांसाहारी द्वितीयक कहलाते हैं, और जो इन दोनों पर इन पर भी आश्रित होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो शेर वैसे तृतीयक में आता है, कहीं कहीं द्वितीयक भी आता है, तृतीयक में भी आता है। ये तृतीयक में सर्वाहारी आते हैं और मांसाहारी द्वितीयक में। देखिए शेर को लेकर अगर हम बात करें तो बड़ा है, क्योंकि शेर जो है ये मांसाहारी है, ये सीधा शाकाहारी को खाता है तो द्वितीयक में आएगा। लेकिन जो सर्वाहारी है वो तीनों को खाते हैं। वैसे यहाँ पे ये मान लीजिए सही है शेर को। आगे जब हम पर्यावरण सीरीज पढ़ाएंगे तब वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से स्पष्ट करेंगे। हम जंतु की बात करते हैं। जंतुओं में अगर हम देखें तो आपके सामने कई बातें और आती हैं कि जैविक घटक के मुख्य घटक पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें जलचर, नभचर और स्थलीय जीव सम्मिलित है। इसके अंतर्गत स्वपोषी और परपोषी प्राणियों का विभाजन किया गया। इन चित्रों को देखकर आप आसानी से बता पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट भी करते चलिए। अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति समुदाय के अंतर्गत पारिस्थितिकी में विद्यमान प्रत्येक प्रकार के पादप, पौधे, वृक्ष आदि की हजारों लाखों प्रजातियाँ इसमें सम्मिलित की गई हैं। अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसे सभी प्रकार के कवक, शैवाल और बैक्टीरिया, जीवाणु आदि शामिल किए गए हैं। अब हम यहाँ पे मनुष्य की बात करें, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अभी आगे चलकर हम लोग
इसे और अच्छे से पढ़ेंगे जब ऊपरी कक्षाओं की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य भी पारिस्थितिकी और जैविक घटक का मुख्य बिंदु है एवं पर्यावरण के लिए आवश्यक प्राणी भी है। अगर अजैव घटक की बात करें तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, जैसे वायु है, जल है, मिट्टी है, चट्टान है, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी इसके अंतर्गत आता है। ताप एवं प्रकाश की बात करें तो प्रकाश और ताप जैविक घटकों के पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर मृदा की बात करें तो ये अजैविक अपघटक हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक कणों के संयुक्त होकर बने पदार्थ को मृदा या मिट्टी कहते हैं, जो वनस्पतियों के लिए जरूरी है। अगर आर्द्रता की बात करें इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन और संतुलन हेतु आर्द्रता आवश्यक तत्व है। हवा में स्थलाकृति की बात करें, हवा बिना प्राणी मात्र का अस्तित्व संभव ही नहीं है। स्थलाकृति किसी जगह का आकार है तो किसी ग्रह की पहचान के लिए जल है तो कल है। अब हम अंकुरण की बात करें, हमने पढ़ भी लिया अंकुरण के बारे में। अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज में से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। रोशनी की हर बीज के लिए होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बीज बिना रोशनी के अंकुरित नहीं होते। बीज से नए पौधे का आरंभ, जब बीज से अंकुरण निकल आता है तो इस प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। सूर्य की दिशा की तरफ जाता है उसे प्रांकुर कहते हैं, और जो सूर्य की विपरीत दिशा की तरफ जाता है, जड़ बनता है, उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं प्रजनन का, जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। यानी जीवों द्वारा अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अपने समान ही जीव यानी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों में प्रजनन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी अलग अलग तरह के प्रजनन करते हैं। कुछ प्राणी अंडे देते हैं जिसे बाद में जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे प्राणी अंडज प्रजाति या प्राणी कहा जाता है, जैसे पक्षी और सरीसृप हो गए। कुछ प्राणी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे प्राणी को स्तनपायी प्राणी कहा जाता है, जैसे मनुष्य, शेर, हाथी, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, चूहा, खरगोश। ये प्रजनन क्रिया संसार में जीवों की प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन के दो मुख्य रूप होते हैं। अगर इन दोनों रूपों की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, यौन प्रजनन। एक जीव अपने माता पिता में से प्रत्येक अनुवांशिक जानकारी को जोड़ता है और अनुवांशिक रूप से अद्वितीय होता है। यह समुद्री कछुए एक ऐसे जानवर का उदाहरण है जो यौन रूप से प्रजनन करता है। यौन प्रजनन के लिए आमतौर पर दो विशेष जीवों को यौन संपर्क में आने की आवश्यकता होती है, जिन्हें युग्मक कहा जाता है, जिसमें सामान्य कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है अलैंगिक प्रजनन। एक माता पिता आनुवंशिक रूप से समान संतान बनाने के लिए स्वयं की प्रतिलिपि बनाते हैं। एक वाल्वॉक्स हरा शैवाल एक ऐसे जीव का उदाहरण है जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। अब इसके साथ साथ अब हम कुछ और चीज़ें इसके बाद पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में से अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान अपने एकल माता पिता के जीन के पूरे सेट को प्राप्त करती हैं। ठीक है। लैंगिक प्रजनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें युग्मक का संलयन या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन शामिल नहीं होता। इंपॉर्टेंट, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में अपने एकल माता पिता के जीनों के पूरे सेट को प्राप्त करती हैं। अलैंगिक प्रजनन एकल कोशिका वाले जीव जैसे आर्किया, बैक्टीरिया के लिए प्रजनन का प्राथमिक रूप है। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं गति की। सभी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। अब हम जानते हैं भोजन के बारे में। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। वृद्धि, जंतुओं से बच्चे वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। श्वसन क्रिया, हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल द्वारा सांस लेती है, पौधे पत्तियाँ सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। इसी के साथ ये पूरा सेशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्पावधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे परिवर्तन परिनुकूलन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लिया, जहाँ पर सजीव विशेषता, उसके विकास के बारे में पढ़ लिया। ये
ई लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण सीरीज थी जो मेरे द्वारा आपको निःशुल्क देशित में राशि तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आप इसे पूरा पढ़िएगा, समझिएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी हम आपके साथ सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी और सीरीज आपके लिए आए तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करके रखिए, ताकि मुझे भी लगे हाँ आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सलेक्शन के लिए आपकी ज़रूरी है। आपको पसंद आए ना आए लेकिन आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी होगी और समझनी होगी। एक से अधिक बार भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें, इसकी पृष्ठ संख्या 93 में प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं। अब आप बताइए आवास किसे कहते हैं। वह परिवेश जिसमें पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहलाता है। कैक्टस मरुस्थल जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो अभी जानिए, मरुस्थली पेड़ पौधे चाहे कैक्टस हो चाहे नागफनी हो, किस प्रकार से होगा। इसमें क्या होगा, कैक्टस वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है। पत्तियां हैं तो बहुत छोटी होती हैं, तो कांटे के रूप में होती है, तो पत्तियां होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले ह्रास में कमी लाती हैं। कैक्टस में दिखाई पड़ने वाली पत्तियां जैसी संरचना वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तने द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तने द्वारा। यहाँ ताने लिखा है, तने द्वारा। तना एक मोटी परत से ढका होता है जिसमें पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। कैक्टस की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है, अर्थात मरुस्थलीय पेड़ पौधों की जड़ें भी लंबी होती हैं। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं और आप भी इन पूर्ति में सहायता करिए। पौधों जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण उन्हें आवास में विशेष रहने योग्य बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रश्न दो चार और उसके बाद आपका ये सीरीज समाप्त हो जाएगा। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं को आवास को क्या कहते हैं, स्थली कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे जली कहते हैं। मृदा जल एवं वायु में किसी आवास के जो घटक हैं वो अजीव कहलाते हैं या अजैविक घटक कहलाते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। देखिए उसका उत्तर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला है आपके सामने प्रश्न, कौन सा निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आप निर्जीव वस्तुओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया हल, सिंचाई मशीन, रेडियो, नाव, ये सब निर्जीव हैं। निर्जीव वस्तु को उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कार उत्सर्जन करता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कार भी क्या है तो निर्जीव लेकिन सजीव की तरह काम करता है। मैंने उत्सर्जन करता है, गैसों को बाहर निकालता है, इसे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पेट्रोलियम जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी। तो मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली, इसमें से अगर देखा जाए तो मक्खन, चमड़ा, अगर हम बात करें मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब, रबड़, ये कभी न कभी सजीव का हिस्सा थी लेकिन अब ये निर्जीव हो गई हैं। सजीव चीज़ों की विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों में समानता वृद्धि होती है, श्वसन करते हैं, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं और गति करते हैं। फिर आज का अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतु अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है, क्यों। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिए। डेली क्लास और वीडियो लिंक और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे। सभी क्लास की लिंक और नोटिफिकेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगी। और वीडियो को फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश देखें तो फॉलो लाइक करेगा। अगर कोई सवाल हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे के सेशन को जुड़े रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहें। अगर आपका कोई सुझाव कोई फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। अगर ये नोट्स आप चाहते हैं प्राप्त करना तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे नोट संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे भी अपने साथ बनाए रखिएगा। हम भी आपके लिए इस तरह से नित्य प्रतिदिन वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपके सीरीज को यूँ आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।